हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्केन्स का पार्ट सेकंड। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा एल्केन का, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो उस लिंक पे आप क्लिक कर लेना, आपकी सीधी वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एल्केन्स का पार्ट सेकंड है वो करेंगे, और पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको काफी कुछ पढ़ाया था। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना उसको जाके। तो इस वीडियो में हम जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे थे, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, एल्केन्स की आप डालेंगे एल्केन पार्ट्स वीडियो सेकंड है ये, और इसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें आप हेडिंग डालेंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ यही दो बातें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ लेंगे तो इसमें से पूछ लेंगे, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपकी होती ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं सारी आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगी। देखो, आप सबसे पहले लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता भी है नहीं करता। देखो, एल्केन्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था, कार्बन और हाइड्रोजन में आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना। अगर हम जैसे जैसे एल्केन का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, यानी मैं आपको ये बोल सकती हूँ, जैसे जैसे हम उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। नो डाउट, आपका जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से उसमें जो वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। ठीक है, बट अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करते जाऊं, जैसे मैंने एल्केन लिया, कोई भी आप ले सकते हो, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने आपका एक सिंगल नाम दे दिया एल्केन, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपको एक सिंपल एक चेन लेनी है, लाइक ये मैंने एक सिंपल यहाँ पे एक चेन ली है, जितनी मर्जी बड़ी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने ये चीज ले ली। ठीक है, अब देखो, मैंने ये बोला कि जो आपका एल्केन होता है वो क्या है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने की वजह से इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट अगर इसका साइज में इंक्रीज कर दो, जैसे मैंने क्या किया, अब एल्केन के जो साइज है मैंने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं ये दो कार्बन ही कंसीडर करती, ठीक है, अगर मैं ये ना लेती, सिर्फ यही कार्बन कंसीडर करती, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता, सिर्फ यही तो होता, यही वाला सरफेस एरिया होता। अगर जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में इंक्रीज कर रही हूँ, तो इस पे जो सरफेस एरिया, ऊपर देखो सरफेस एरिया कितना है, नीचे देखो सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रही हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या करती है, यहाँ पे इंक्रीज करती है। ठीक है, वो भी क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। यानी हम ये बोल सकते हैं, जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हम यूज करते हैं, यानी जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करते हैं एल्केन्स का, वैसे वैसे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने ये बात की है सिंपल चेन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल ये बात की है चेन, अगर हमारे पास चेन हो उसकी बात की है। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांच्ड चेन आ जाए, ठीक है, ब्रांचिंग आ जाए, तब क्या होगा। ब्रांचिंग का मतलब है, सपोज यहाँ पे भी आपके पास ब्रांचिंग, यहाँ पे भी ब्रांचिंग, यहाँ पे भी ब्रांचिंग, इसमें जा रहे हो, यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग, आगे जा रहे हो तो ब्रांचिंग काफी सारे ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। लेकिन इसमें बात करोगे तो ऊपर नीचे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ। तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑब्वियस इंक्रीज करेगा, ऊपर भी काफी सारा एरिया, नीचे भी काफी सारा एरिया, तो मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम है, वो आपस से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसलिए वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है।
ठीक है। बट अगर इसमें बात करें, जैसे ब्रांचिंग में मैंने बात करी, तो इसमें सरफेस एरिया है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मॉलिक्यूल, नीचे भी मॉलिक्यूल, लेफ्ट भी मॉलिक्यूल, राइट भी मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो इसमें क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है। हिंड्रेंस होने के कारण इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया है वो क्या है, निगली यानी बहुत ही कम है, ठीक है। जो यहाँ पे सरफेस एरिया होता है ना ब्रांचिंग में, वो क्या है हमारे पास, बहुत ही कम। सरफेस एरिया कम होने के कारण यहाँ पे वैन डर वाल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। ब्रांचिंग की बात करिए, अगर यहाँ पे कम है, दैट्स वाई अगर ये कम है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैन डर वाल फोर्स है, जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर ये कम है तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ये मैंने किसकी बात की, ब्रांचिंग की बात, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ यही था। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखो जो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे चलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी चीजें मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में बोली है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, चाहे आप पंजाबी में लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, लेकिन जहाँ पे भी अपने नोट्स बना रहे हो अपनी लैंग्वेज में खुद को समझ में आनी चाहिए। जब आप रिवाइज करोगे तो खुद को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता पंजाबी में लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी पढ़िए नोट्स तो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप ये वाली ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे डन हो चुका है। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से लेके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम तक जब हम जाते हैं तो वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ ये इस बात पे ही डिपेंड नहीं करती है कि मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है या मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा है, ठीक है। जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें जो गिवन मॉलिक्यूल है वो किसी क्रिस्टल लैटिस में फिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यानी आप ये बोल सकते हो जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है ना, सिर्फ इसी कहानी पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो गिवन मॉलिक्यूल है वो किसी क्रिस्टल लैटिस में कंप्लीटली फिट आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई भी जो आपको गिवन मॉलिक्यूल है अगर वो क्रिस्टल लैटिस में कंप्लीटली फिट आ रहा है, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अगर वो किसी क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं आ रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देती हूँ। देखो आप एग्जाम्पल लेंगे, एक तरफ लेंगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक तरफ लेंगे आप इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। तो जो एग्जाम्पल है आप लेंगे, यहां पे ले लीजिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और यहां पे आप ले लीजिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स। अब देखो जहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, ये आपका CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। अगर ओड की बात करें तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे लेट्स से 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, CH3 CH2 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 CH3। देखो मैंने अभी आपको ये बोला अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है तो मैंने बोला उस स्ट्रक्चर को आपको किसी भी क्रिस्टल लैटिस में फिट करके देखना है। तो क्रिस्टल लैटिस कहाँ से लेके आओगे पहली बात तो, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक क्रिस्टल लैटिस को मैं एक बॉक्स मान के चलती हूँ, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल एक बॉक्स है तो उसको मैंने मान लिया वो क्रिस्टल लैटिस है। उस बॉक्स में आपको ये मॉलिक्यूल फिट करने हैं। एक तो ये मॉलिक्यूल फिट करना है जिसमें आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एक बारी आपको ये वाला मॉलिक्यूल फिट करना है जिसमें आपके ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हम देखते हैं। देखो मैंने एक डब्बा लिया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मैंने ये पूरा उठाया, ये मॉलिक्यूल फुल उठाया और मैंने उस बॉक्स में डालने की कोशिश करी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये हैवी एटम्स लगे हुए हैं, ये हैवी एटम्स लगे हुए हैं ना ये वाले, जब इसको एक बॉक्स में मैं फिट करती हूँ तो ये हैवी एटम्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हैं,
ठीक है, मैंने ये मॉलिक्यूल उठाया, ये वाला मैंने मॉलिक्यूल उठा लिया, एक मिथाइल यहाँ पे हैवी एटम एक यहाँ पे, एक हैवी एटम है यहाँ पे, तो मैंने एक सिंपल उसको डब्बे में यानी एक बॉक्स में उसको फिट करने की कोशिश करी। ठीक है, जब मैंने फिट करने की कोशिश करी तो ये सिंपली ये आराम से क्या है उस बॉक्स में फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल है और ये वाला जो मिथाइल है इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, जो हैवी एटम्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए हैं, तो ये आराम से किसी भी क्रिस्टल लैटिस में फिट आ जाएंगे। बट अगर बात करें यहाँ पे ये और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसको मैंने उठाया, ये सिंपल मैंने उठाया, यहाँ पे इसको बॉक्स में डालने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो ऊपर वाली साइड यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी आपका क्या है मिथाइल है, तो इन दोनों में क्या होगी आपस में ही रिपल्शन होने लगेंगे, तो ये बॉक्स में तो क्या फिट होंगे। ठीक है, तो यानी ये बोलेंगे कि ये जो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट नहीं हो पाता और ये हमारा अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया, जब ये बॉक्स में अच्छे से देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला अगर ये मॉलिक्यूल अच्छे से बॉक्स में फिट हो जाता है तो फिट होने के बाद इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, अगर ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो गया और इसको क्रिस्टल लैटिस को इसमें तोड़ने, क्योंकि अच्छे से बॉन्डिंग हो गई क्रिस्टल लैटिस में आपस में मॉलिक्यूल्स की, अब उसको तोड़ने के लिए मुझे तोड़ना है। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए मुझे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? बाहर से देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसने क्या करा अच्छे से बहुत अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो गया, अच्छे से इनमें क्या हो गई आपस में बॉन्डिंग बढ़िया हो गई और ये आराम से बैठा है, स्टेबल है। तो इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए इसको मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये तो फिट ही नहीं है, इसको तो मैंने आराम से एनर्जी दी और ये तो बाहर निकल जाएगा बॉक्स के। बट इसमें क्या है मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। यानी हम ये बोलेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, ओड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से। आई होप आपको समझ में आया होगा जो एग्जांपल है। बस जो आपको बॉक्स की मैंने एग्जांपल दी है ना, उसकी जगह पे आपको एग्जाम में क्रिस्टल लैटिस लिख के आना, बॉक्स मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। बस समझाने के लिए मैंने क्रिस्टल लैटिस को बॉक्स के साथ रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी डन हो चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको इसको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अगर हम एल्केन की बात करें, ठीक है, तो एल्केन में हमारे पास मैंने बोला है कि कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन में हमारे पास एक ही बॉन्ड होता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो एक ही बॉन्ड होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये लेस रिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं जो एल्केन्स होते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर ये टूट जाएगा तो जो कार्बन है, जो कार्बन कार्बन एटम है वो हमारे पास सिंपल एक ऐसे ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जो हमारे पास एल्केन्स की किसी भी रिएक्टिव सबस्ट्रेट के साथ इनके रिएक्शन करवा दे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, जिसमें से हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जो एल्केन्स होते हैं लाइक जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन का कार्बन के साथ वो ब्रेक हो जाता है। किसी भी सब्स्टिट्यूशन अगर हमें करनी है, सपोज हेलोजन के साथ करनी है, तो हेलोजन के साथ वो क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हाइड्रोजन और जो हेलोजन के साथ बॉन्ड बना के वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल होती है, लेकिन तभी पॉसिबल होगी जब एल्केन्स की हम किसी भी रिएक्टिव रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे हम करवाते हैं। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन के अंडर आएगा हमारे पास वो आएगा हेलोजिनेशन। ठीक है, एल्केन्स की हम क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन। तो इसमें आप डालेंगे हेडिंग हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम करवाते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन में क्या करवाएंगे, क्लोरीनेशन। देखो बच्चे यहाँ पे क्लोरीनेशन में आपको जो फर्स्ट स्टेप है, तो पहले लेना है आपको CH4 और साथ में आप लोगे Cl2।
CH4 और Cl2। जब आप इसके रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम होता है वो रिप्लेस हो जाता है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक क्लोरीन के साथ, और जो यहाँ पे एक क्लोरीन बच गया, क्योंकि एक क्लोरीन तो इसके साथ लग जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से बचेगा, वो HCl बना के क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3Cl प्लस HCl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये एक चीज होती है हमारे पास। अगर हम सेकंड इसकी बात करें तो आपको जो ये चीज है ना, यहाँ ये सेम उठानी है, CH3Cl प्लस वापस से Cl2 के साथ जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज सब्स्टिट्यूशन होती है। तो एक जो हाइड्रोजन एटम है वो फिर से क्लोरीन के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट होगा और एक Cl यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा और साथ में एक HCl फिर से बाहर। फिर हम इसको उठाएंगे थर्ड स्टेप में, तो यहाँ से एक Cl2 के साथ इसकी मैंने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक ये Cl3HCl। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला वापस से उठाएंगे CH3, फिर से हम क्या लेंगे, Cl2, फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CCl4 प्लस HCl, यानी क्या बन गया, टेट्रा क्लोरो। ठीक है, टेट्रा क्लोरो। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये बन गया हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये मैंने करवाई है आपके पास क्लोरीनेशन, जिसमें 1 बाय 1 मैंने क्या करवाया, हर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट कराया है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लोरीनेशन करवाई है, आप ब्रोमिनेशन भी सेम करवा सकते हो, लेकिन जितनी फास्ट आपके पास क्लोरीनेशन होती है, ब्रोमिनेशन उतनी फास्ट आपके पास नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें तो जो हमारे पास फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव नेचर होने के कारण ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन वो नहीं करवा पाता। लेकिन अगर हम आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन भी होता है, लेकिन जो आयोडीनेशन की कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आयोडीनेशन देखो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें CH4 प्लस I2, मैं लिख देती हूँ पहले, फिर उसके बाद समझाऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शंस लिखी है, एक ये वाली एक ये वाली। मैंने क्या बोला, जो आप क्लोरीनेशन आप मैंने करवा के बता दिया, ब्रोमिनेशन आपके पास हो तो सकती है क्लोरीनेशन की तरह, बट जितनी फास्ट क्लोरीनेशन होती है उससे कम हमारे पास ब्रोमिनेशन होती है, फ्लोरीनेशन हमारे पास नहीं होगी एक्सप्लोजिव नेचर होने के कारण। जो हमारे पास आयोडीनेशन है, अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन, अगर हम सिंपल बात करें सब्स्टिट्यूशन अगर हमें करवाने है तो हाइड्रोजन हटाएंगे, आयोडीन के साथ तो HI बाहर निकलेगा, ये चीज हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, कि यानी जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट से वापस हमारे पास रिएक्टेंट बनने लगते हैं। तो ये जो चीज़ है करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं रहते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में चेंज होते ही होते हैं। तो ये चीज़ हम नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 5HI के साथ इसकी आयोडीनेशन करवाएंगे, यानी 5HI लेंगे, HiO3 लेंगे, फिर हमारे पास आयोडीनेशन यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल है। यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऐसे नहीं चलता आयोडीनेशन में। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास हेलोजिनेशन, यानी जो सब्स्टिट्यूशन की पहले एग्जांपल हमने ली है हेलोजिनेशन की। ठीक है, आगे मैं आपको करवाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए अब हम सीखते हैं हमारे पास नाइट्रेशन, यानी जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी, जो सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट करी है उसमें पहले हमने पढ़ा है हेलोजिनेशन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास नाइट्रेशन। तो हेडिंग डालेंगे आप नाइट्रेशन, तो उसमें मैं एग्जांपल लूंगी आपके पास एक एल्केन की, यानी ये मैंने लिया एक एल्केन, सिंपल एल्केन। तो यहाँ पे आपको करवानी है नाइट्रेशन, यानी HNO3 के साथ जब आप इसके रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास RNO2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल होती है।
ठीक है, जिसमें नाइट्रेशन क्या करता है, He हमारे पास रिप्लेस हो जाता है NO2 के साथ। लेकिन अगर हम देखें नाइट्रेशन में हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या कुछ बन सकते हैं, तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स नाइट्रेशन से बनते हैं। ठीक है, ये लिया मैंने प्रोपेन, मैंने इसकी रिएक्शन करी HNO3 के साथ, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बनेगा ये, ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे इसको 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है जिसमें ये सब्स्टिट्यूट किसके साथ हुआ है, NO2 इस हाइड्रोजन के साथ। एक बार ये किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो हम बोलेंगे इसको CH3 CHNO2 CH3, तो इसको 2 नाइट्रो प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट, एक ये वाला प्रोडक्ट, 2 बन सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है कि वो हमारे पास जो NO2 है वो सब्स्टिट्यूट किसको कर दे, ये CH3 को बाहर निकाल दे, वो यहाँ से सीधा सीधा इसके साथ लग जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोइथेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोइथेन, यानी इसको CH3 को ही रिप्लेस कर दिया। और जो चौथा प्रोडक्ट है, एक तो ये बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास बन सकता है कि दोनों कार्बन को ही रिप्लेस कर दे, यानी दोनों को ही क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे NO2 के साथ। तो यहाँ पे ये चीज बन सकती है ये, यानी हम नाइट्रोमीथेन बन सकता है, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो ये वाले 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये थी हमारे पास नाइट्रेशन, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सल्फोनेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो इसमें एग्जांपल आएगी हमारे पास वो है सल्फोनेशन। ठीक है, नाइट्रेशन हमने पढ़ लिया है, हेलोजिनेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारे पास सल्फोनेशन, जिसमें आपको हेक्सेन का रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट होगा। देखो मैंने हमेशा ये बोला है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है एक हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ होगी, जो भी या तो नाइट्रेशन हो रही है NO2 के साथ हो जाएगी, अगर सल्फोनेशन हो रही है तो SO3H के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से क्या आया, SO3H आया जिसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, जो चौथा है हमारे पास वो आएगा ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपको करना क्या है, जो O2 है ना वो एक्सेस में लेना है। ठीक है, जो हमें उसकी ऑक्सीडेशन कंबस्टन रिएक्शन जो हमें करनी है वो यहाँ पे हमें जो O2 लेना पड़ेगा, ठीक है, जो एयर लेनी पड़ेगी वो हमें एक्सेस में लेनी पड़ेगी, जिससे उसके क्या होगी, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, जिसमें CO2 वाटर और हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, जिसमें एग्जांपल हम मीथेन की ले सकते हैं। अगर उसको हम एक्सेस एयर देते हैं, अगर एक्सेस एयर देंगे तो उसमें CO2 वाटर और हीट हमारे पास बाहर निकल जाती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आगे मैं आपको करवाती हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो हम सारा करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे कि 3 रिएक्शंस हम लेंगे, तो तीनों रिएक्शंस में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। तो देखो हेडिंग डालेंगे आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखो इस पे क्या है आपके पास, आपको लेना क्या है, इसमें पहले आप रिएक्शन लेंगे, किसके साथ लेंगे, यहाँ पे मीथेन लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिया मीथेन। जब इस मीथेन की आप करते हो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और यहाँ पे आपको क्या लेनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है, और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनते हैं, यहाँ पे बनेंगे आपके पास एल्कोहल, यहाँ पे आपके पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है इसके साथ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है।
पहली रिएक्शन ये है कि हमने मीथेन लिया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब सेकेंड रिएक्शन में हम सेम जो सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे लिया है सेम सबस्ट्रेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हमने वही ऑक्सीडेशन इसकी करनी है, बट ऑक्सीडेशन हमने किसके प्रेजेंस में करनी है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो हम लेंगे MO2O3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बस हमने क्या किया है, जो रिएजेंट्स हम ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने क्या किया, कॉपर ट्यूब, तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करी है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रिएक्शन जो हम यहाँ पे लेंगे, तो थर्ड रिएक्शन में आप क्या लोगे, टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन किस तरीके से, ये CH3, इधर CH3, यहाँ पे CH3, जब इसके आप अब क्या करते हो, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KMnO4, अल्कोहलिक KMnO4 की जब यहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये तीन रिएक्शंस हमारी हैं, तीनों ही रिएक्शंस में हमारे पास ये अल्कोहल बनता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट चेंज किया है और अल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो तीन रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए, आगे हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, या हम उसको बोल सकते हैं पायरोलाइसिस, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर हम इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, ठीक है, लेट से प्रोपेन है, तो उसके क्या करनी है, आपको डिकम्पोजिशन करनी है, या हम उसको क्या बोल देते हैं, पायरोलाइसिस बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्रोपेन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर 335 केल्विन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये टेम्परेचर लिया है। इसके प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनेंगे। दो तरीके के प्रोडक्ट्स किस तरीके से, यहाँ से हमारे पास इथाइलिन बन जाए, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये क्या बन जाए, इथाइलिन, प्लस यहाँ से हमारे पास ये मीथेन साइड प्रोडक्ट ये बाहर निकल जाए, ये हमारा बन जाए 54%, ठीक है, 54% हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कर दी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मीथेन को अलग कर दिया, इथाइलिन यहाँ पे बना दिया। या फिर इस तरीके से ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम H2 बाहर निकाल दें, तो किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारे पास H2, ये निकल जाए और यहाँ से हमारे पास 45% ये बने, ठीक है, 45% हमारे पास ये बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, या सीधा आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोजिशन करवा के टेम्परेचर देके यहाँ से सीधा H2 निकाल के, तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है ये ज़्यादा आपके पास यहाँ पे 54% में बनती है, ठीक है। तो इस तरीके को इसमें आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप इसको अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए पहले। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो हैलोजिनेशन होती है एल्कीन्स की, ये 3 स्टेप्स में होती है। पहले हमें चेन को स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें हम इनिशिएशन बोलते हैं। उसके बाद हमें चेन को क्या है, प्रोपगेशन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, चेन को हमें रोकना होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन करना, ठीक है। चेन को टर्मिनेट करना यानी चेन को रोकना, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है आपके पास चेन इनिशिएशन, चेन का इनिशिएशन करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है चेन की प्रोपगेशन करना, चेन को चलाना, प्रोपगेशन। और जो थर्ड होता है हमारे पास चेन को रोकना, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन,
ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो चेन इनिशिएशन है, चेन इनिशिएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने बात करी है हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो पहला है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं चेन इनिशिएशन को। तो इसमें क्या है, आपके पास 2 क्लोरीन होंगे, 2 Cl लिए। यहाँ पे मैंने कोई ना कोई इसको टेम्परेचर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या टेम्परेचर कोई भी दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास Cl2 है, ये हमारे पास क्या है Cl2 है। तो वो क्या करेगा, 2 Cl रेडिकल में पहले तो टूट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, चेन का इनिशिएशन यानी रेडिकल हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है जो हमने करना है, चेन का प्रोपगेशन करना है, ये वाला सेकंड है ना। तो यहाँ पे चेन को क्या करा है, प्रोपगेट करा है। तो इसमें हमने क्या लिया है, मीथेन, यानी इस तरीके से इसको लिख देते हैं। और साथ में हमने क्या लिया है, एक Cl रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, तो ये रेडिकल H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके HCl बनाते हैं। और यहाँ पे एक CH3 रेडिकल ये बाहर, और यहाँ पे ये HCl। ठीक है, एक स्टेप तो यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब ये CH3 हमने वापस से यहाँ से उठाया, ये क्या किया हमने, CH3 यहाँ से CH3 रेडिकल था, यहाँ से हमने Cl और Cl 2 Cl ले लिए, ये रेडिकल टूटा, ये वाला एक रेडिकल टूट गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल है। अब इसमें क्या होगा, देखो बच्चे, यहाँ से ये वाला रेडिकल टूट गया और एक ये वाला रेडिकल टूट गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ये चीज़ हमने उठाई थी, यहाँ से एक रेडिकल ये, तो एक रेडिकल इसके साथ मिल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो सकता है कि CH3 Cl बन जाए और Cl रेडिकल यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, यहाँ से CH2 Cl और यहाँ से एक H को मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या लिया, एक Cl रेडिकल ये ले लिया। ठीक है, एक Cl रेडिकल यहाँ से लिया, तो यहाँ से एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ से निकाल लिया, H रेडिकल Cl रेडिकल मिलके HCl बनाएंगे, और यहाँ से CH2 रेडिकल Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पे ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर वापस से मैंने ये बनाया है जो, ये इसको उठाएंगे Cl और Cl। ठीक है, यहाँ से एक रेडिकल ये, एक रेडिकल यहाँ से ये बनेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिल जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, CH2 Cl2 और यहाँ से Cl रेडिकल। ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में वापस से ये लेंगे CH2 Cl2 और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, इसको हम ऐसे खोल के लिख देते हैं एक H को। ठीक है, एक H को ऐसे खोल के लिख देते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या लिया, एक Cl रेडिकल, यहाँ से ये रेडिकल यहाँ, ये वाला रेडिकल यहाँ, तो यहाँ पे CH रेडिकल Cl2 और यहाँ से एक HCl बाहर। ठीक है, वापस से सिक्स स्टेप में क्या होगा, वापस से इसको उठाएंगे Cl2 को, वापस से यहाँ पे Cl और Cl, ये रेडिकल यहाँ, ये एक रेडिकल यहाँ पे क्या होगा हमारे पास CH Cl3 और Cl रेडिकल, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर से हम जो सेवन्थ आएगा ना स्टेप, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, देखो चेन इनिशिएशन में हमने क्या करना है, चेन को स्टार्ट करना है, जहाँ पे रेडिकल को हमने जनरेट करवाया है, तो ये रेडिकल तो हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने अल्टरनेट वेज में लिया है। अल्टरनेट वेज में कैसे, यहाँ पे मीथेन लिया, एक रेडिकल लिए, तो ये बन गया। उसके बाद जो ये बना है CH3 रेडिकल जो यहाँ पे बना था मेरा, ठीक है, इसको उठाया, फिर Cl2 लिया, ये बन गया। फिर इन दोनों को उठा लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ये बना दिया, इसको लिया, फिर Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, फिर इन दोनों को उठाया, फिर रिएक्शन कराई, फिर एक उठाया, फिर Cl2 के साथ फिर इस तरीके से करवाया। अब वापस से मेरा जो यहाँ पे सेवन्थ स्टेप आएगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए CH और यहाँ पे क्या है Cl3। ठीक है, और मैंने Cl के साथ करवा दिया, एक Cl रेडिकल ये रहा, ये रेडिकल इधर, ये दोनों रेडिकल मिल जाएंगे यहाँ से, तो CCl3 रेडिकल और यहाँ से HCl। ठीक है, तो ये सेवन्थ स्टेप है। अब ये एट्थ स्टेप में वापस से क्या होगा, जो ये CCl3 है ना, ये CCl3 रेडिकल
वापस से किसके साथ, Cl और Cl के साथ, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ से CCl4 बन जाएगा और Cl रेडिकल जो हमने लिया था ना चेन इनिशिएशन से, एक Cl रेडिकल हमने लिया था वो वापस से बाहर निकल जाएगा, जो हमने यूज़ किया था वो वापस से हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जैसे कैटलिस्ट का काम होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, चेन को स्टार्ट करना, ठीक है, खुद थोड़ी पार्टिसिपेट करता है, वापस से वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है ना, वैसे इसका काम है कि Cl रेडिकल ने ये चेन तो चला दी, वापस से लास्ट में क्या हुआ, ये वापस से एज इट इज़ निकल गया बाहर, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास चेन प्रोपगेशन, ये चेन प्रोपगेशन हुई है। अब हम करते हैं चेन को रोकने का काम, यानी चेन टर्मिनेशन का काम, ठीक है। अगर आपको उतारना है तो आप इसको उतार सकते हैं, तो अभी मैं रब करूंगी इसको, ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। तो देखो अब हम करते हैं यहाँ पे प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन में हमें क्या, अब हम करते हैं यहाँ पे टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में आपको क्या करना है, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे टर्मिनेशन में हमें चेन को रोकना होता है, तो चेन को रोकने के लिए एक Cl रेडिकल लेंगे, एक Cl रेडिकल लेंगे, दोनों को यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ पे एक Cl2 बन सकता है, या तो ऐसे एक तो ऐसे रोक सकते हैं, दूसरी चीज़ CH3 रेडिकल, ये रेडिकल मिला तो CH3 ये हो सकता है, ठीक है। एक हमारे पास CH3 रेडिकल, Cl रेडिकल ये मिलेगा, यहाँ से CH3Cl ये हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप, सेकंड और थर्ड तीनों ही रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख के आनी है चेन टर्मिनेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ गया मैकेनिज्म इसका, तो इस तरीके से आपको करना है। आगे मैं आपको करवा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। कि नेक्स्ट करते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट फॉर हैलोजिनेशन, ठीक है। जो यहाँ पे हैलोजिनेशन में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्केन लेंगे सिंपल और Cl रेडिकल लेंगे। अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा है हैलोजिनेशन का उसका ही हमें यूज़ करना है उसका, ठीक है। सिंपल हम एल्केन यूज़ करेंगे यानी मीथेन यूज़ कर लेंगे और Cl रेडिकल हम यूज़ करेंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो हमें क्या लेना है, एक सिंपल एल्केन, तो मैंने क्या लिया, एक सिंपल एल्केन लिया और साथ में मैंने एक Cl रेडिकल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें हमारे पास जो ये R है और हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे मेरे पास एक क्लोरीन है, ठीक है। ये पार्शल यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे पार्शल रेडिकल आता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें क्या आएगा, एक R रेडिकल यहाँ पे बनता है और HCl मेरा ये बाहर निकलता है, ये मेरा बनता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हमें एक जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ये बनती है, जो ये ट्रांजिशन स्टेट है इसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट मेरी यहाँ पे बनी है, या अगर आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में देखें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब हम एक ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या है, एक जैसे CH3 है, CH3 के साथ एक H लगा हुआ है, उस बॉन्ड को मैंने क्या किया, स्लाइटली स्ट्रेच किया। जब स्लाइटली यहाँ पे कंप्लीटली ब्रोक नहीं किया, मैंने स्लाइटली स्ट्रेच किया है। जब स्लाइटली स्ट्रेच करते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, यानी जो यहाँ पे ये हार्ड वाला बॉन्ड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो ये क्या किया, जब यहाँ पे मैंने स्लो से इसको खींच लिया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया तो ये वीक हो गया, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई। ऐसे ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है और हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो कंप्लीटली ना तो ये टूटा है और ना कंप्लीटली ये बना है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसपे हमारे पास जो R है उसके ऊपर क्या है, पार्शियल एक रेडिकल चार्ज है, जो क्लोरीन है उस पर क्या है, पार्शियल एक रेडिकल चार्ज है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ना तो ये वाला बॉन्ड टूटा है और ना ये वाला बॉन्ड बना है। जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना है जिसपे R पे तो मेरे पास एक रेडिकल आ गया और HCl का एक पूरा अच्छा एक बॉन्ड बन गया जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, जो ये हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर हैलोजिनेशन, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए। की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है
जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, हमें अल्केन्स की रिलेटिव रिएक्टिविटीज देखनी है इन हैलोजिनेशन एंड पहले तो हम पढ़ेंगे जो अल्केन्स की रिएक्टिविटीज है हैलोजिनेशन में, और सेकंड हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमें हैलोजिनेशन करने के बाद जब हम अल्केन की हैलोजिनेशन करते हैं तब उसके रिएक्टिविटी देखेंगे, और जो सिंपल हमारे पास अल्केन्स होते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं उनकी हमें रिएक्टिविटीज चेक करनी है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिया एक मीथेन लिया CH4 और साथ में मैंने यहाँ पे लिया इथेन CH3, ये है मेरे पास एक इथेन और ये क्या है मेरे पास एक मीथेन। ठीक है, जब मैंने इसकी रिएक्शन यानी दोनों मैंने क्या लिए, दोनों डिफरेंट लिए हैं ना कंपाउंड, तो जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई यहाँ पे Cl2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो बनेगा मेरे पास CH3Cl मिथाइल रेडिकल, सेकंड मेरे पास बनेगा CH2Cl। ठीक है, ये बनेगा मिथाइल रेडिकल, ये बनेगा इथाइल रेडिकल। समझ में आ रही है, एक बनेगा मेरे पास मिथाइल रेडिकल, एक बनेगा मेरे पास इथाइल रेडिकल। देखो इसके जो इथाइल रेडिकल हैं इसके बनेंगे 400 पार्ट्स और एक इसके बनेंगे 1 पार्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना इसको। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दो डिफरेंट अल्केन्स लिए हैं, एक तो मिथेन लिया, दूसरा मैंने क्या लिया इथेन। जब मैंने इनकी हैलोजिनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मेरे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं, एक तो ये एक ये। ठीक है, इसमें ये बना है मेरे पास इथाइल रेडिकल, ये बना है मेरे पास मिथाइल रेडिकल। इतना समझ में आया। ठीक है, देखो ये मेरे पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं, अब ये कितना क्वांटिटी में है, ये कितना क्वांटिटी में है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्टिविटी है एल्केन्स की हैलोजिनेशन में और उसके बाद जो एल्केन की रिएक्टिविटीज है यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो ये जो लिए हैं ना अल्केन्स लिए हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या है टूवर्ड्स हैलोजिनेशन। ठीक है, क्योंकि देखो मिथेन की अलग रिएक्टिविटी है, जब ये मिथेन Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे पास ये अलग क्वांटिटी में बनता है। इथेन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा हैलोजिनेशन करवाएगा तो हमारे पास अलग कंपाउंड बनेंगे, अलग क्वांटिटी में कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये अलग रिएक्टिविटी के साथ इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जो इथेन है ये अलग रिएक्टिविटी के साथ इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी इसकी अलग रिएक्टिविटी है और इसकी रिएक्टिविटी अलग है हैलोजिनेशन करवाने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम अटैच है ना, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कार्बन तो एज इट इज रहे हैं, इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी हमारे पास दो कार्बन है, ये तो कम नहीं हो रहे, कम क्या हो रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन। सब्स्टिट्यूशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। यहाँ पे अगर देखें तो एक हाइड्रोजन हटा है क्लोरीन के साथ तो मेरे पास ये बना है, यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन हटा है क्लोरीन के साथ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है किसकी, हाइड्रोजन्स की टूवर्ड्स हैलोजन, वो क्या है। ठीक है, तो उसके जो रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम्स की, कि जो इनके साथ अटैच है उन हाइड्रोजन एटम्स की जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स हैलोजन, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है किनका, हाइड्रोजन एटम्स का जो इन एल्केन्स के साथ अटैच है, तो वो आएगा हमारे पास एक तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो ये वाला आता है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ में आ रहा है, ये आएगा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास सिंगल एक प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आ भी जाता है तो मिथाइल रेडिकल यहाँ पे मिथाइल बनता है हमारे पास। ठीक है, अगर इनकी बात करें, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड ये है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, रेडिकल तो हम आगे बनाएंगे,
आगे जब मैं अभी करवाऊंगी ना उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड बना है। ये हमने हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी डिस्कस करी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हेलोजिनेशन के जो एल्केन्स की तरफ जो हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी क्या होती है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बात करी, ये लिया मैंने CH4, ये लिया Cl रेडिकल, तो यहाँ पे हमारे पास बना CH3 रेडिकल और HCl, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में जिसमें हमारे पास ये मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिया है CH3, यहाँ पे Cl रेडिकल लिया और यहाँ पे CH2 रेडिकल, जिसमें एक बना है मेरे पास इथाइल रेडिकल, एक ये वाला रेडिकल, एक ये वाला रेडिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हुई। जब इसमें बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें हमारे पास ये मिथाइल रेडिकल बना है और यहाँ पे मेरे पास इथाइल रेडिकल बना है। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें कि इन दोनों में से स्टेबल क्या है, ठीक है, हमारे पास मिथाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या फिर इथाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे पास जो इथाइल रेडिकल है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हमारे पास सेकेंडरी इथाइल रेडिकल है, ये प्राइमरी इथाइल रेडिकल है। तो जो हमारा पास सेकेंडरी इथाइल रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी के, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे जो हमारे पास ये इथाइल रेडिकल है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मिथाइल रेडिकल के, ठीक है। तो ये थी इनके रिएक्टिविटीज़ की बात, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, जब भी अगर आपके पास रिएक्टिविटी की बात होती है एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये वाले एग्जाम्पल दे देना सफिशिएंट है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। जब आप नोट्स बनाते हो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तब आपको जब आप रिवाइज करोगे ना आपको आसानी रहेगी पढ़ने में एज कम्पेयर टू अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगी। तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप फ्यूचर में जब उसको रिवाइज करोगे ना तो क्या पता आपको समझ में ना आए। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में लिखना सही रहता है, चाहे आप हिंदी में लिखे, पंजाबी में लिखे, उर्दू में लिखे, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है वैसे आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं, बस आपको खुद को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात इतनी सी है, बस एग्जाम्पल साथ में दे आना, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के इस वीडियो का। देखो हमारे पास जो एल्केन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले दे दी, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। 2 वीडियोस में मैंने आपको एल्केन्स कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद जो हमारे पास आएंगी वीडियोस वो आएंगे साइक्लोएल्केन्स की, ठीक है। एल्केन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी साइक्लोएल्केन्स की। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो दोनों वीडियोस को देख लेना, एग्जाम में दोनों वीडियोस में से आ जाएगा आपका एग्जाम, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख के जाना है। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।